नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। सत्येंद्र जैन पर कसा ईडी का शिकंजा। शेल कंपनियों के मालिक ने कबूली पैसे ट्रांसफर की बात। अब उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर सत्येंद्र जैन से ईडी कर रही है पूछताछ। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली जल्द राजनीति में रख सकते हैं कदम। सौरभ ने दिए नई पारी के संकेत। ट्विटर पर लिखा, मैं नई योजना बना रहा हूं। भारतीय हॉकी टीम ने एशिया कप में ब्रॉन्ज मेडल किया अपने नाम। ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में जापान को 1-0 से दी मात। राजकुमार पाल ने किया विजयी गोल। शेयर बाजार में आज दर्ज हुई गिरावट। सेंसेक्स 185 अंक फिसलकर 55,381 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 62 अंक लुढ़ककर 16,523 के लेवल पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार जब मुश्किल में फंसती है तो उसके साथ विपक्ष के नेताओं की मुश्किलें बढ़ जाती हैं। महंगाई से लेकर रोजगार तक हर मुद्दे पर मोदी सरकार घिरी दिख रही है, तो उसके समर्थन में केंद्रीय जांच एजेंसियां आ गई हैं। 2 दिन पहले जहां आप नेता सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया था, और अब कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को पूछताछ का समन भेज दिया है। इसी खबर पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ये भी बताएंगे कि बीजेपी नेताओं के खिलाफ गवाही देने वालों के सामने क्या क्या मुश्किल आती है, उनकी जान क्यों मुश्किल में फंस जाती है, क्यों लखीमपुर खीरी मामले के गवाह मुश्किल में फंसे हुए हैं। साथ ही जानेंगे जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या है सरकार का प्लान। बात करेंगे सपा में आजम खान की अखिलेश से खत्म होती नाराजगी की, और इन दोनों नेताओं को करीब लाने में किसने निभाई बड़ी भूमिका। वहीं बुलेटिन में राज्यसभा चुनावों को लेकर भी करेंगे बात। इसके अलावा और भी दूसरी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, केंद्रीय जांच एजेंसियां इन दिनों सवालों के घेरे में हैं। जब भी बीजेपी मुश्किल में होती है तो उसे इस मुश्किल से निकालने के लिए केंद्रीय जांच एजेंसियां आगे आ जाती हैं। ईडी और सीबीआई की छापेमारी शुरू हो जाती है तो आईटी डिपार्टमेंट भी सक्रिय हो जाता है, और अब कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। जब से उदयपुर में कांग्रेस के चिंतन शिविर के बाद से ही बीजेपी परेशानी में दिख रही थी। सोनिया गांधी के सख्त फैसलों से कांग्रेस वापसी की तैयारी में दिख रही थी। ऐसे में कांग्रेस की घेराबंदी के लिए मोदी सरकार ने ईडी का दांव चल दिया है, लेकिन ये दांव अब बीजेपी पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। नेशनल हेराल्ड केस को मुद्दा बनाकर अक्सर बीजेपी कांग्रेस को घेरती नजर आती है। यहाँ तक कि गड़बड़ी को लेकर सीधा गांधी परिवार को कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन जांच एजेंसियों को अब तक इस मामले में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं। बावजूद इसके कांग्रेस नेताओं के खिलाफ तफ्तीश जारी है। यहाँ तक कि अब तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और सांसद राहुल गांधी भी जांच के घेरे में आ गए हैं, जिसे लेकर बवाल खड़ा हो गया है। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी और रणदीप सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा किया कि सोनिया गांधी को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। सिंघवी ने कहा कि ईडी ने 8 जून को पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस पहुंचने के लिए कहा है। सोनिया इस पूछताछ में जरूर शामिल होंगी। राहुल फिलहाल विदेश गए हैं, अगर वो तब तक वापस आ गए तो जाएंगे, वरना ईडी से और वक्त मांगा जाएगा। जानकारों के मुताबिक अगर सोनिया और राहुल ईडी के सामने पेश नहीं होना चाहते हैं तो उनके सामने ऑप्शन है। पहला, वो नोटिस का जवाब दिए बिना छोड़ सकते हैं। इस स्थिति में ईडी उनको दोबारा नोटिस भेजेगी। वहीं दूसरा ऑप्शन ये है कि वो इस नोटिस को कोर्ट के सामने चैलेंज करें। वहीं इस नोटिस के बाद कांग्रेस ने मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि पूरी साजिश के पीछे पीएम है और ईडी उनकी पालतू एजेंसी है। मोदी सरकार बदले की भावना में अंधी हो गई है। उन्होंने ईडी के नोटिस को नई कायराना हरकत बताया है। सुरजेवाला ने कहा कि नेशनल हेराल्ड 1942 का अखबार था। उस वक्त ब्रिटिश सरकार ने इसको दबाने का काम किया था। अब मोदी सरकार ईडी का इस्तेमाल करके ऐसा कर रही है। दरअसल सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ सुब्रमण्यम स्वामी के आरोपों को लेकर की जा रही है। 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया और राहुल के खिलाफ केस दर्ज कराया था, जिसमें स्वामी ने गांधी परिवार पर 55 करोड़ की गड़बड़ी का आरोप लगाया था। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब कांग्रेस के दिग्गजों को जांच में शामिल किया गया हो। इससे पहले ईडी ने कांग्रेस के 2 बड़े नेता पवन बंसल और मल्लिकार्जुन खड़गे को बीते 12 अप्रैल को जांच में शामिल किया था, जिसे लेकर सियासत गर्मा रही है। जहां बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है
तो वहीं विपक्षी पार्टी भी इसे साजिश बता रही है। सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए बुलाया है। मामला करीब 8 साल पुराना है, लेकिन ईडी को अब लग रहा है कि मामले में कांग्रेस अध्यक्ष से पूछताछ की जरूरत है। दूसरी ओर जहां आरोप के घेरे में बीजेपी नेता होते हैं, वहां सरकार का रवैया क्या होता है, ये लखीमपुर खीरी की घटना से पता चलता है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा जेल में है। मामला 4 लोगों की जान लेने का है। उसके खिलाफ गवाही देने का साहस बहुत कम लोग जुटा पा रहे हैं, और जो गवाही देने को तैयार है उनकी जान मुश्किल में फंस गई और बीजेपी की सरकार खामोश दिख रही है। लखीमपुर खीरी कांड में किसानों पर गाड़ी चढ़ाने के आरोप में पहले ही आरोपी आशीष मिश्रा मोनू घिरा हुआ है और उसकी जमानत को लेकर भी सुनवाई जारी है। वहीं इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने आशीष मिश्रा मोनू पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, और वो खबर है लखीमपुर खीरी मामले में गवाह पर हुए हमले की। आपको बता दें कि ये खबर इस बीच आई है जब आरोपी आशीष मिश्रा मोनू को हाई कोर्ट से राहत नहीं मिल रही है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिला अध्यक्ष और लखीमपुर हिंसा के गवाह दिलबाग सिंह पर 2 अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया। हालांकि सिंह को इस हमले में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इससे उन लोगों में खौफ जरूर देखा जा रहा है जो आशीष मिश्रा के खिलाफ कोर्ट में गवाही देने की तैयारी में है। आशीष के खिलाफ गवाही देने वाले कई और लोगों को भी पहले निशाना बनाया गया है, जिसके बाद प्रदेश की योगी सरकार पर भी सवाल उठ रहे हैं। गौर करने वाली बात है कि सिंह 3 अक्टूबर 2021 के तिकुनिया हिंसा के गवाहों में से एक हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आशीष मिश्रा इसी मामले में जेल में है और उसकी जमानत पर अगली सुनवाई 8 जुलाई को होनी है। इस बीच दिलबाग सिंह पर हमला होना कई सवाल पैदा करता है और आरोपी को शक के घेरे में खड़ा करता है कि क्या ये हमला दिलबाग सिंह को डराने के लिए किया गया है, क्योंकि इस बात से सभी वाकिफ हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे किसानों की आवाज दबाने के लिए ही उन पर गाड़ी चढ़ाई गई थी। उसी तरह अब इस मामले में गवाह दिलबाग सिंह की आवाज दबाने की साजिश रची गई है। वहीं दिलबाग सिंह की शिकायत पर भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है और फोरेंसिक टीम इस मामले की जांच कर रही है और हमलावरों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। अब किसने ये हमला करवाया, ये तो जांच में ही सामने आ पाएगा। गवाहों को ही बीजेपी सरकार सुरक्षा नहीं दे पा रही है, जबकि कोर्ट ने भी सरकार को आदेश दिए थे कि लखीमपुर खीरी मामले में गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। बीजेपी सरकार सिर्फ सुरक्षा देने में ही फेल नहीं, बल्कि हर मोर्चे पर फेल दिखाई दे रही है। केंद्र की मोदी सरकार लोगों को रोजगार नहीं दे पा रही है, इसका उसने बड़ा तोड़ निकालने की कोशिश की है और वो जनसंख्या नियंत्रण की तैयारी कर रही है। सरकार की सोच है कि जब जनसंख्या कम हो जाएगी तो रोजगार की जरूरत भी कम हो जाएगी। दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन है, उसके बाद भारत का नंबर आता है, लेकिन ज्यादा आबादी होने के बावजूद विकास के मामले में चीन भारत से ज्यादा आगे है। मोदी सरकार के राज में देश में विकास को रफ्तार मिल ही नहीं पा रही है, जिसका सारा ठीकरा वो जनसंख्या पर फोड़ रही है। यहाँ तक कि सरकार के मंत्री एक खास समुदाय को हमेशा अपने निशाने पर लेते हैं और अब तो अपनी विफलता को छिपाने के लिए सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कह रही है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए जल्द ही कानून लाया जाएगा। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने कहा कि जल्द ही इसे लाया जाएगा, चिंता मत करो। जब इस तरह के मजबूत और बड़े फैसले लिए गए हैं तो बाकी भी लिए जाएंगे। उनका ये बयान मोदी सरकार की चिंता को ही बढ़ाने वाला है, क्योंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने हाल ही में संसद में कहा था कि सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण हासिल करने के लिए जागरूकता और स्वास्थ्य अभियानों का सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था और कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। मांडविया ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि ये इंगित करता है कि जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार की नीतियां बल प्रयोग के बिना हैं, इसे अनिवार्य बनाकर और जागरूकता के माध्यम से काम कर रहे हैं। मांडविया कानून लाने के पक्ष में नहीं है, बावजूद इसके बीजेपी नेता समय समय पर जनसंख्या को विनियमित करने के लिए एक कानून पर जोर देते रहे हैं। जनसंख्या नियंत्रण विधेयक पर काफी संसदीय बहस छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि आजादी के बाद से अब तक 35 से ज्यादा बार 2 बच्चों की नीति संसद में पेश की जा चुकी है, लेकिन ये कानून बनने में विफल रही है। बावजूद इसके एक बार फिर से मोदी के मंत्री ने कानून को लाने की बात कही है। ऐसे में सियासत का गरमाना तय है।
जनसंख्या नियंत्रण के उपाय आज होंगे तो असर 20 साल बाद दिखेगा, लेकिन जो लोग आज बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार कब मिलेगा? रोजगार का मुद्दा अब देश की राजनीति को भी प्रभावित करने लगा है। चुनावों में भी इसे अब पार्टियां अपने एजेंडे में सबसे ऊपर रखती हैं। 1.5 साल पहले हुए बिहार विधानसभा चुनावों में तो आरजेडी ने इसी मुद्दे पर चुनाव लड़ लिया था, लेकिन आज आरजेडी का एक फैसला उस पर भारी पड़ता दिख रहा है। बिहार में इस महीने विधान परिषद की 7 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। 7 में से 4 सीटों पर सत्ताधारी एनडीए की जीत तय है, जबकि 3 सीटें विपक्ष के खाते में जाएंगी। ये सीटें विधायकों के वोट से तय होनी है। 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में एमएलसी की एक सीट जीतने के लिए 31 विधायकों के समर्थन की जरूरत है। एनडीए के पास 125 विधायकों का समर्थन है, इसलिए वो आसानी से 4 सीटें जीत जाएगा। महागठबंधन के पास 112 विधायक है, 3 सीटों पर उसकी जीत तय है और इसलिए आरजेडी ने 3 सीट पर उम्मीदवार उतार दिए हैं। युवा आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब, मुन्नी देवी उर्फ मुन्नी रजक और अशोक पांडे को टिकट दिया गया है, लेकिन आरजेडी के इस ऐलान से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी लेनिनवादी भड़क उठी है। भाकपा माले ने आरजेडी के एक तरफा उम्मीदवार घोषित करने पर आपत्ति जताई है, तो कांग्रेस ने भी संकेत दिया है कि आरजेडी को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। कांग्रेस विधायक शकील अहमद ने कहा, हमारे समर्थन के बिना आरजेडी का तीसरा उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत पाएगा। कांग्रेस और माले एक साथ हैं, दोनों पार्टियां साथ में मिलकर उम्मीदवार उतारने की तैयारी में हैं। वाम दलों ने भी आरजेडी के फैसले पर आपत्ति जताई है। माले की तरफ से तेजस्वी को पत्र लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि आरजेडी का फैसला स्वीकार नहीं कर सकते। आरजेडी की ओर से गठबंधन धर्म का पालन नहीं हो रहा है। एमएलसी चुनावों में ये पहले ही तय हो चुका था कि एक सीट माले को दी जाएगी, लेकिन आरजेडी ने वादे को तोड़ दिया है। वाम दल और कांग्रेस के गुस्से से आरजेडी की भी चिंता बढ़ गई है, क्योंकि 3 सीट जीतने के लिए उसे 93 विधायकों के समर्थन की जरूरत है, जबकि उसके पास सिर्फ 76 विधायक हैं। दूसरी ओर वाम दल और कांग्रेस अगर मिल जाते हैं तो उनके विधायकों की संख्या 35 हो जाएगी, जिसमें कांग्रेस के 19 और वाम दलों के 16 विधायक हैं। साफ है, अंक गणित में आरजेडी का एक उम्मीदवार चुनाव हार जाएगा, साथ ही महागठबंधन भी पूरी तरह से बिखर जाएगा। बिहार महागठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। वाम दलों में तेजस्वी यादव को लेकर नाराजगी दिख रही है और ये सब आरजेडी के एक तरफा फैसलों को लेकर दिख रहा है। तो दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के लिए आज राहत की खबर आई है। लंबे समय से पार्टी से नाराज चल रहे आजम खान के तेवर अब नरम पड़ रहे हैं। उनकी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, करीब 1 घंटे तक बात हुई है। तो कहां हुई दोनों नेताओं के बीच मुलाकात, देखिए ये रिपोर्ट। 20 मई को यूपी की सीतापुर जेल से रिहा होने के बाद आजम खान ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मिलना मुनासिब नहीं समझा था। जेल से जब आजम रिहा हुए तो उनके स्वागत के लिए शिवपाल यादव तो पहुंचे, लेकिन अखिलेश के करीबी लोग दूर ही रहे। आजम 27 महीने जेल में रहे, इस दौरान भी अखिलेश एक बार भी उनसे मिलने नहीं पहुंचे थे, और वो भी तब जब खबर आई कि ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी उनसे मिलने जेल जा रहे हैं। आजम जब जेल से रिहा हुए तो अखिलेश ने एक ट्वीट कर खुशी जाहिर की थी। आजम और बेटे अब्दुल्ला ने जब विधायकी की शपथ ली थी, उस वक्त भी आजम और अखिलेश की मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि आजम शपथ के तुरंत बाद रामपुर रवाना हो गए थे। लेकिन आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। ये मुलाकात दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में हुई, जहां आजम खान का इलाज चल रहा है। आजम खान को रविवार को नियमित हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल के मेडिसिन विभाग में भर्ती किया गया था। अस्पताल के प्रशासन की माने तो अखिलेश यादव अस्पताल पहुंचे और उन्होंने यहां भर्ती आजम खान से मुलाकात की। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच बातचीत हुई। लंबे वक्त से आजम खान सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से नाराज चल रहे थे, क्योंकि आजम को जेल से रिहा करवाने के लिए अखिलेश ने कोई कोशिश नहीं की, जिससे इन दोनों नेताओं के बीच काफी तल्खी बढ़ गई थी। खबरें तो यहाँ तक आई कि आजम सपा पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ कयास ही साबित हुए। इन दोनों नेताओं की मुलाकात में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे कपिल सिब्बल ने बड़ी भूमिका निभाई है। कपिल सिब्बल ही सुप्रीम कोर्ट में आजम खान के वकील थे और अब कपिल सिब्बल यूपी में निर्दलीय राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और सपा ने उन्हें समर्थन दिया है। कपिल सिब्बल को राज्यसभा भेजने के पीछे आजम का हाथ बताया जा रहा है। ऐसे में अब सवाल उठ रहा है, क्या आजम ने अखिलेश को माफ कर दिया है? ये तो वक्त आने पर पता चलेगा।
सपा में अब सब कुछ ठीक होता दिख रहा है। आजम की नाराजगी दूर होती दिखाई दे रही है। इसका असर यूपी की 2 लोकसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में भी दिखाई देगा। इस बीच देश में पूजा स्थलों को लेकर चल रहे विवाद का असर उन जगहों पर भी देखने को मिल रहा है जहां अभी तक इसे लेकर शांति चल रही थी। अब विवाद हैदराबाद की चार मीनार को लेकर शुरू हो गया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश में ऐतिहासिक इमारतों, मंदिर, मस्जिद को लेकर छिड़ी बहस के बीच हैदराबाद की चार मीनार को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। तेलंगाना कांग्रेस नेता राशिद खान ने चार मीनार में नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी है। साथ ही एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। उन्होंने कहा है कि ये इमारत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से संरक्षित है। चार मीनार में पहले नमाज पढ़ी जाती थी। हालांकि करीब 2 दशक पहले लोगों को यहाँ नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था। हम संस्कृति मंत्रालय और एएसआई से मांग करते हैं कि चार मीनार में फिर से नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। अगर मांग नहीं मानी गई तो हम सभी लोगों के हस्ताक्षर लेकर मुख्यमंत्री के पास जाएंगे। इसके बावजूद नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी गई तो हम धरने पर बैठेंगे और प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस नेता राशिद खान ने चार मीनार के पास स्थित भाग्य लक्ष्मी मंदिर को अवैध निर्माण बताया। उन्होंने कहा, हम गंगा जमुना तहजीब में विश्वास करते हैं। अगर मंदिर में प्रार्थना हो रही है तो होने दे, लेकिन उसी तरह हमारी मस्जिद बंद है, उसे खोल दिया जाना चाहिए और हमें नमाज की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर एएसआई मस्जिद को बंद कर रहा है तो मंदिर को बंद कर दिया जाए। तो बीजेपी नेता ने कांग्रेस नेता की इस मांग को सांप्रदायिक तनाव पैदा करने की कोशिश बताया है। बीजेपी नेता और पूर्व एमएलसी ने कहा कि कांग्रेस ने अपनी जमीन खो दी है, वो अब सांप्रदायिक मुद्दों को उठाकर जमीन हासिल करने की कोशिश कर रही है और चार मीनार और मंदिर को आपस में जोड़ना सांप्रदायिक तनाव भड़काने का एक प्रयास है। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर ज्ञानवापी मस्जिद में पूजा करने का अधिकार मांग लिया तो तनाव भड़काने की कोशिश नहीं है, लेकिन मस्जिद में नमाज की अनुमति मांगी तो तनाव भड़काने की कोशिश बताया जाता है। और बुलेटिन के आखिर में बात राज्यसभा चुनावों की। राज्यसभा चुनावों के लिए कल यानी 31 मई को नामांकन पत्र भरने का काम समाप्त हो गया है। इसके साथ ही चुनावों को लेकर काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई है। 4 राज्यों को छोड़कर बाकी के 11 राज्यों में निर्विरोध चुनाव तय दिख रहा है। तो किन किन राज्यों में हो सकती है वोटिंग और कहां होगा निर्विरोध चुनाव, देखिए ये रिपोर्ट। देश के 15 राज्यों की 57 राज्यसभा सीटों के लिए 10 जून को मतदान होना है, लेकिन अब मतदान की नौबत सिर्फ 4 राज्यों में दिख रही है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान और हरियाणा को छोड़कर बाकी उन सभी राज्यों में निर्विरोध चुनाव तय हो गया है, जहां राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग होनी है। 3 जून को नामांकन पत्र वापसी का समय समाप्त होने के साथ ही उन राज्यों में परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे जहां वोटिंग कराने की जरूरत नहीं है। यूपी की 11, तमिलनाडु की 6, बिहार की 5, आंध्र प्रदेश की 4, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की 3-3, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, झारखंड और पंजाब की 2-2 और उत्तराखंड की 1 सीट पर चुनाव निर्विरोध तय हो चुका है, क्योंकि यहां उतने ही उम्मीदवार मैदान में हैं जितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है। दूसरी ओर महाराष्ट्र की 6, राजस्थान और कर्नाटक की 4-4 सीटों के साथ हरियाणा की 2 सीटों पर वोटिंग की नौबत आती नजर आ रही है। यहाँ मुकाबला दिलचस्प होता दिख रहा है। इसके साथ ही विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोप भी लगना शुरू हो गए हैं और ये आरोप बीजेपी पर ही लगाए जा रहे हैं। राजस्थान और हरियाणा में बीजेपी और उसके सहयोगियों के समर्थन से एक अतिरिक्त उम्मीदवार मैदान में आ गया है। राजस्थान में जी ग्रुप के मालिक सतीश चंद्रा और हरियाणा में जेजेपी के समर्थन से कार्तिकेय शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इनके चुनाव लड़ने से कांग्रेस के समीकरण खराब हो सकते हैं, क्योंकि वोटों का जो गणित है उसमें हरियाणा में कांग्रेस को 1 और राजस्थान में 3 सीटें मिलना तय माना जा रहा है। कार्तिकेय और सुभाष चंद्रा की जीत बेहद मुश्किल दिख रही है। अगर उलटफेर होता है तो फिर मुश्किल कांग्रेस को आएगी। अजय माकन और प्रमोद तिवारी मुश्किल में फंस सकते हैं, क्योंकि बीजेपी इन राज्यों में आसानी से 1 सीट जीत रही है। दूसरी ओर कर्नाटक की 4 सीटों पर बीजेपी ने 3, कांग्रेस ने 2 और जेडीएस ने 1 उम्मीदवार उतार दिया है। बीजेपी के 2 और कांग्रेस के 1 उम्मीदवार की जीत तय है। चौथी सीट किसके हाथ जाएगी, इस पर संशय बना हुआ है। यहाँ दूसरे वरीयता के वोट चौथी सीट का निर्णय करेंगे। महाराष्ट्र की 6 सीटों में से बीजेपी ने 3 और महाविकास आघाड़ी गठबंधन की ओर से 4 उम्मीदवार उतारे गए हैं। मुकाबला बीजेपी के तीसरे उम्मीदवार और एमवीए के गठबंधन में शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार के बीच होना है। शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के 1-1 उम्मीदवार की जीत तय है। बीजेपी भी 2 सीटें आसानी से जीत रही है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।